जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल कुमार और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का राहुल शिक्षा पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 को बनाने से पहले वास्तविक संख्याएं से संबंधित तमाम प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और शुरुआत हम अच्छे से कर सकेंगे ताकि आने वाली बोर्ड की एग्जाम में अच्छे से हम नंबर पा सकें। और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत सही तो बाद में फिक्र नहीं। इसलिए हम वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक है उसका हम अच्छे से शुरुआत करेंगे ताकि बाद में हमको कोई फिक्र ना हो। तो हम जानेंगे तमाम प्रकार के संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th है ये अध्याय नंबर 1 ही है हमारा और इसमें हम प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 को बनाएंगे और बनाने से पहले तमाम प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो भी अच्छे से शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ अध्याय 1 में ही है हमारा वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो है ये संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है और संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं ये दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाते हैं और बाकी तमाम प्रकार की संख्याएं इन दोनों संख्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक है वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। हमें क्लास 10th में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, तो ये हमें क्लास 10th में ही अच्छे से पढ़ना है। और रही बात काल्पनिक संख्या के बारे में अर्थात इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो आप इसे पढ़ेंगे क्लास 11th में। ये क्या होता है, तो अगर इसे समझे तो ये इस तरह से होता है कि आई अर्थात आयोटा, आई बराबर होता है √-1 और रूट इधर आ जाएगा तो आई पर स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो खैर इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, हम समझेंगे अच्छे से विस्तार से वास्तविक संख्या के बारे में और वास्तविक संख्याएं से संबंधित तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में और तमाम बेसिक कॉन्सेप्टों के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात हम प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 को अच्छे से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं हेडिंग और सबसे पहले परिभाषित करते हैं वास्तविक संख्या को। तो लिखेंगे वास्तविक संख्या अर्थात इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है और इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि वैसी संख्याएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के गणनाओं में करते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा आप इसे या ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संकलन अर्थात समूह को वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या कहते हैं। आसान सा परिभाषा है और इसे समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर वैसी संख्या है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन की गणनाओं में करते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संकलन अर्थात समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 0, 3, 4, 5, -7, 2/5, √9, √3, √2 पाई इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं। इन सभी जो संख्याओं का समूह दिख रहा है ये वास्तविक संख्याएं का समूह है। और हम जब तमाम प्रकार की संख्याओं को जानेंगे तो हमको और अच्छे से पता चलेगा। तो इसके बारे में एक और थोड़ा सा बात लिखते हैं, छोटा सा एक नोट लिखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। नोट जहां भी लिख रहे होंगे उसका अर्थ होगा विशेष बात। तो नोट ये लिखते हैं कि वास्तविक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या के बारे में हमने अभी तुरंत ये सीखा कि वास्तविक संख्या जो है ये दो संख्याओं का एक संकलन है अर्थात समूह है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और दूसरी अपरिमेय संख्या इंग्लिश में सभी का नाम अगर याद करते चले तो अच्छा होगा। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये दो प्रकार की संख्याएं आती हैं और देखा जाए तो एक हिसाब से परिमेय संख्या के अंतर्गत ही प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तमाम प्रकार की संख्याएं एक परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों प्रकार की संख्याएं आते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या का एक ग्रुप ही अलग है। तो हम यहाँ पर ये सीखे अभी पर एक स्टार बनाएंगे और हमने ये सीखा वास्तविक संख्या के बारे में। हमने यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में ये सीखा कि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संकलन अर्थात समूह होती है। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ताकि हमारे माइंड में अच्छे से बात सेट हो सके। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संकलन वास्तविक संख्याएं का एक ग्रुप बनाती है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या ही नहीं हम तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम जानेंगे अंक के बारे में, क्योंकि अंक को जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तमाम प्रकार की संख्याओं को जानने से पहले हम अंक के बारे में जानेंगे। अंक अर्थात बोले तो डिजिट, या फिर भैया अंक क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लिखेंगे। अंक के बारे में
कि अंक क्या होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के इकाई को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक के इकाई को अंक कहते हैं। और अंक से संबंधित अगर हमको बातों को समझना है तो इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनती हैं। और यहां पर हमें लिखना होगा एक नोट, अर्थात विशेष बात ये सीखना होगा। नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 हम यहां पर सीखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है। अंक से संबंधित यहां पर लिखेंगे, गणित में कुल 10 अंक होते हैं। गणित में कुल कितने अंक होते हैं? गणित में कुल 10 अंक होते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि गणित में कुल 10 अंक होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती हैं। संख्याएं अनंत होते हैं। तो अंक से संबंधित यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जाने कि अंक जो है 0 से लेकर 9 तक के इकाई को अंक कहते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनते हैं। नोट अर्थात विशेष बात यह है कि गणित में कुल 10 अंक होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होती हैं। यहाँ पर अगर 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो आप लिख सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक के इकाई को अंक कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत हम ये सीख रहे हैं कि वास्तविक संख्या जो है ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आती है। और वास्तविक संख्या का अर्थात रियल नंबर का हम यहाँ पर परिभाषा देखें कि वैसी संख्याएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के गणनाओं में करते हैं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह अर्थात संकलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पर आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, ये एक जो समूह दिख रहा है ये वास्तविक संख्याओं का एक समूह है। नोट अर्थात विशेष बात हमने ये सीखा वास्तविक संख्याएं से संबंधित कि वास्तविक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकते हैं। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर आते हैं। वास्तविक संख्या को हम अच्छे से माइंड में सेट कर सके, इसके कारण हमने यहाँ पर एक बॉक्स को बनाया है जिसमें आप अच्छे से ये समझ सकते हैं कि अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संकलन अर्थात समूह वास्तविक संख्याएं बनाती है। अब हम तमाम प्रकार की संख्याओं को जानने से भी पहले अंक के बारे में जान रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक के इकाई को अंक कहते हैं, और इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याएं बनते हैं। नोट अर्थात विशेष बात यहाँ पर 2 ये है कि गणित में कुल 10 अंक होते हैं, लेकिन संख्याएं अनंत होते हैं। अब एक बॉक्स के मदद से हम ये बताना चाहेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स है हमारा, और बॉक्स ये है, हमने यहाँ पर लिख दिया 7 अर्थात 7 लिख दिया, और हमने ये बोला कि बताइए भैया कि 7 जो है अंक कहेंगे आप या संख्या कहेंगे। तो बहुत छोटी सी बात है कि सर ये अकेला है, इकाई है, इसलिए अंक होगा। लेकिन इसके साथ हमने और एक कोई इकाई लिख दिया तो ये अब अंक नहीं संख्या कहलाएगा। क्या कोई और एक संख्या लिख दें तो क्या ये संख्या होगा कि अंक हो जाएगा? नहीं भैया, ये 3 अलग अलग इकाई लिखे गए हैं और ये एक संख्या है।
अगर कोई अकेला संख्या है, जैसे ये 8 है हमारा, ये अंक होगा, लेकिन ये 754 जो है ये हमारा एक संख्या हो गया। तो हम तमाम प्रकार की संख्याओं को जानेंगे, और तमाम प्रकार की संख्याओं को जानने से पहले भी हम एक सार को अपने माइंड में ये सेट करेंगे कि आखिर हमें प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 को बनाने से पहले किन किन महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हमको चर्चा करना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले हम इसे वास करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में जान रहे होंगे। फिर दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण काम रहेगा, वो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे, और इसी के अंतर्गत हम ये सीखेंगे कि किसी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय अर्थात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके अंतर्गत ही हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीख रहे होंगे। उसके बाद हम तीसरा काम करेंगे कि किसी भी संख्याओं का गुणनफल के रूप में शून्य कब आता है, इसके बारे में अच्छे से सीख रहे होंगे। फिर चौथा हमारा बिंदु ये रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ अर्थात मस और एलसीएम अर्थात लसा को ज्ञात करना। और न्यू वाली जो बुक है क्लास 10th एनसीईआरटी का, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम था, उसको हटा दिया गया है, और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये अच्छा है। उसके बाद पांचवा हमारा बिंदु रहेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मस तथा एलसीएम अर्थात लसा में संबंध कैसे, यहाँ पर ऐसे सवालों को सीख रहे होंगे। इसके अंतर्गत एक सूत्र ये आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और इसके एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित हम ये बात को सीखेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इस सूत्र पर हम तमाम प्रकार के सवाल को सोल्व कर रहे होंगे। फिर हमारा अंतिम जो बिंदु रहेगा 6th नंबर, वो है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। और देखा जाए तो 1 से लेकर 5 तक ये काम आपको प्रश्न वाली 1.1 में ही काम आ जाएगी, और ये छठा जो है ये प्रश्न वाली 1.2 में आएगा कि किस प्रकार से √3, √2, √5 अपरिमेय संख्या होती है। और ये हमको सिद्ध करने के लिए देता है 3 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जस्ट इसके विपरीत मान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको अंत में ये पता चलता है कि भैया हमने जो माना था वो गलत है, और √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इन तमाम प्रकार के सवालों को सोल्व कर रहे होंगे हम। तो इसको अब हम ये दिखा दिए, एक अपने माइंड में ये एक सारे को हम अपने सेट कर लिए अपने माइंड में कि हमको प्रश्न वाली 1.1 और 1.2 वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो हमारा लेसन है, जो एक्सरसाइज है, उसको हमको अगर अच्छे से सोल्व करना है और स्वयं से बनाने के लिए काबिल बनना है, तो हमको इन 6 बिंदुओं पर अच्छे से काम करना होगा, और इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। उसके बाद आप स्वयं से बनाने के लिए काबिल बन पाएंगे। तो आइए हम फिर से अब जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा काम, वो रहेगा संख्याओं के बारे में। हम सबसे पहले जान रहे होंगे संख्याओं के बारे में, तो हम बारी बारी से इसको सीखेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं, और हमारा हेडिंग अब लगेगा आगे, संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, तमाम प्रकार के संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले काम जो हमारा ये होगा, हम सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में। और संख्याओं के बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहली प्रकार का जो हमारी संख्या आएगी वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसके बारे में अगर बात करें कि प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अगर हम जाने तो इसकी परिभाषा है कि
गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आसान सा परिभाषा है, इसे एक लाइन में एक सांस में याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से हम लिख सकते हैं, और ये अनंत तक। इसका मतलब क्या है? अनंत। यहां पर प्राकृतिक संख्या से संबंधित हमको नोट जो है वो कुछ याद रखना होगा। नोट अर्थात हमने बोला कि जहां भी नोट लिख रहे होंगे उसका मतलब विशेष बातें होंगी। तो नोट, इसमें हमको दो नोट को याद रखना है कि प्राकृत संख्या, यहां पर अगर कोई किसी ने आपसे ये बोल दिया कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। दूसरा नंबर नोट, अगर आपसे ये कोई बोले कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप देख सकते हैं तो पता ही नहीं है, अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। अब हम पहली प्रकार की जो संख्या है उसको जान चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से जान चुके होंगे। अब हम लिखेंगे दूसरे प्रकार का संख्या, और दूसरी प्रकार का जो हमारा संख्या होगी वो संख्या है पूर्ण संख्या, अर्थात इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। यहां पर हम परिभाषा देखेंगे इसका भी कि पूर्ण संख्या आखिर किसे कहते हैं, तो इसे भी अच्छे से समझ जाएंगे यदि आप प्राकृत संख्या को समझ पाए हैं। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के परिवार या समूह, प्राकृत संख्या के परिवार या समूह में शून्य अर्थात 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनते हैं। पूर्ण संख्या बनते हैं। पूर्ण संख्या की जगह आप पूर्ण संख्याएं लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा ये हो गया कि यदि प्राकृत संख्या के परिवार में आप शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या का एक संख्या बन जाता है। यहां पर लिखेंगे जैसे यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 और इसी तरह से अनंत तक। ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन यहां पर परिभाषा तो ये कह रही है कि प्राकृत संख्या के समूह या परिवार में, तो ये प्राकृत संख्या है। अगर इसके आगे हमने 0 को भी शामिल कर दिया तो ये पूर्ण संख्या का एक परिवार बन गया। अब यहां पर भी नोट लिखना होगा, अर्थात विशेष बात को जिसे ध्यान रखना अति आवश्यक है। नोट है, यहां पर भी नोट 2 है। यहां पर भी अगर कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहां पर भी 1 होगी। और यदि कोई बोले कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहां पर भी अनंत ही होगी।
अब हम इसके बाद जानेंगे पूर्णांक के बारे में। तो तीसरी प्रकार की जो हमारी संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोले तो इंटीजर नंबर। अगर इसकी परिभाषा देखें पूर्णांक के बारे में तो हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चल रहे हैं। आप इसी तरह से संख्याओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जाने प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के समूह में हम शून्य को शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या बन गई। अब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में या परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो पूर्णांक प्राप्त होगी। तो इसका परिभाषा लिखेंगे पूर्णांक का, लिखेंगे पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्ण संख्याओं के परिवार या समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण से इसको और अच्छे से समझेंगे तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 इसी तरह से अनंत तक जाएगी। लेकिन 0 के हम इधर आएंगे, इधर जो हम आएंगे बाएं तरफ तो इधर होगा -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3, इसी तरह से और इधर बढ़ते जाएंगे अनंत तक माइनस की ओर। यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है कि ये हमारा शून्य है और शून्य के इधर हमारा जो है दाया पक्ष है, दाया पक्ष, और शून्य के इधर हमारा जो है ये है बाया पक्ष। ध्यान देने वाला बात यह है कि शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक वाली संख्या होती है, ऋणात्मक वाली संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या, और शून्य के बाएं तरफ वाली संख्या जो होती है वो धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। यहाँ पर एक बात ये भी देखने को मिलेगा कि पूर्णांक के अंतर्गत दो प्रकार के भी संख्या होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंतर्गत भी दो प्रकार के संख्याएं होंगे। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण को देखेंगे। अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात को लिखेंगे नोट, NOTE। नोट का मतलब बार बार बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बातें। अगर हम शून्य के बारे में लिखें, शून्य अर्थात 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात याद रखना है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होती है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होती है। दूसरा यहाँ पर बिंदु ये याद रखना है पूर्णांक से संबंधित, अगर आपसे कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्णांक
सबसे छोटी पूर्णांक। आप सबसे छोटी पूर्णांक किसे बता सकते हैं? 0 से छोटा तो -1 भी होती है, -1 से छोटा -2, और इसी तरह तो ये अनंत तक है। तो हम इसे ऐसे बोलेंगे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होगी, जो भी होगी, वो माइनस में आ रही होगी, और वो भी कहाँ? अनंत में। अब तीसरी बात जो हमें ये याद रखना है नोट में, अगर आपसे ये कोई बोले कि सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक, तो सबसे बड़ी पूर्णांक भी नहीं बता सकते हैं आप एग्जैक्ट, तो वो भी जो आ रही होगी वो प्लस में, और ये भी कहां पर? अनंत में। तो उम्मीद करते हैं कि हम जो अभी तक तीनों प्रकार के संख्याओं को देखे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने देखा प्राकृत संख्या, फिर दूसरा देखा पूर्ण संख्या, फिर तीसरा देखा पूर्णांक। अब चौथे प्रकार की संख्या को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम वास कर लेते हैं। तो हमारी अगली प्रकार अर्थात जो चौथी प्रकार की जो संख्या है वो सम संख्या है, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि आखिर सम संख्या किसे कहते हैं। तो 10th क्लास में एक बार रिवीजन के तौर पर इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। और सम संख्या, इसे हम परिभाषित कर रहे हैं, इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। इसका आसान सा परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर संख्याओं को लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, अब इसी प्रकार से हम आगे लिखते रहेंगे अनंत तक। अब यहाँ पर हमें नोट रखने वाली जो बात है वो ये बात है कि सम संख्या के इकाई का अंक, अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की सम संख्या है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम सम संख्या के बारे में भी देख लिए कि आखिर सम संख्या किसे कहते हैं। और इसके आगे की जो संख्या है हमारी, वो संख्या है विषम संख्या। तो आगे हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विषम संख्या, अर्थात ऑड नंबर। इंग्लिश में सभी संख्याओं का नाम अगर याद करते चलते हैं और जानेंगे तो अच्छा होगा। सम संख्या का हम यहाँ पर परिभाषा देख लिए। इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं कि आखिर विषम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्याएं किन्हें कहा जाता है। तो लिखेंगे जस्ट सम संख्या के विपरीत इसका परिभाषा होता है। यहाँ पर लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का भी यहाँ पर परिभाषा देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है। इसके कुछ एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे जैसे
एक, अब एक के बाद दो लिख दे, दो तो होगी नहीं क्योंकि दो तो सम संख्या है, तो 3 लिखेंगे, 4 नहीं 5 होगा, 6 नहीं 7 होगा, और यहाँ 6 नहीं 7 होगा, फिर 6 नहीं 7 होगा, फिर 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण दे सकते हैं अनंत तक। तो हम यहाँ पर विषम संख्या का भी परिभाषा देख लिए कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात जब भी आप 2 से भागा लगाएंगे, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल के रूप में आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम विषम संख्या का भी देख लिए परिभाषा की, आखिर विषम संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद की जो हमारी संख्या है उसे देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है। तो हम यहाँ पर देख लिए सम संख्या और विषम संख्या। तो इसके तुरंत के बाद की जो संख्या है अर्थात भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसको जानेंगे। लेकिन हम भाज्य संख्या से भी पहले बताना चाहेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो 6 नंबर का जो हमारा संख्या का प्रकार आ रहा है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात इंग्लिश में अगर बोले तो इसे प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर। अब सबसे पहले हम भाज्य संख्याओं को जानने से पहले अभाज्य संख्या को जान रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को कनेक्ट करते हुए अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर हम अभाज्य संख्या को परिभाषित कर रहे हैं, लिखेंगे वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं अर्थात बोले तो खुद, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। हमने यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में भी देख लिया, और यहाँ पर परिभाषा की जैसा आप देख पा रहे हैं, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं अर्थात खुद के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे एक तो एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या, इसलिए एक को तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो दो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 2 के बाद यहाँ पर 3 होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इसी प्रकार से हम तमाम उदाहरण को देकर समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अभाज्य संख्या के बारे में ये देखें उदाहरण के तौर पर, जैसे 2 है तो 2 को अगर हम देखें तो 2 जो है ये 1 के पहाड़े में आएगा, और ये स्वयं अर्थात खुद 2 के पहाड़े में आएगा, 2 एकम 2। उसी प्रकार अगर हम कोई और अन्य संख्या के बारे में अगर देखें तो ये 7 है, अर्थात जो हमारा 7 है ये 1 के पहाड़े में आएगा और खुद 7 के पहाड़े में आएगा। बाकी किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ये नहीं आ सकता है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या का एक उदाहरण है। यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अभाज्य संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा। अब महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा है, पहला जो है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 होती है। इसके जगह पर आपको ऐसे भी कोई पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो उत्तर आएगा 2 ही होती है। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे 2 अंकीय अर्थात 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? तो 11 होती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद अगर आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या देख लिए, इसके तुरंत बाद हम देखेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। अगला हमारा बिंदु है, आगे की जो हमारा बिंदु है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। आगे की जो बिंदु है उसको देखेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। आगे की जो हमारा बिंदु है, 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या 15 होते हैं। अगर यहां पर यह पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, तो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होते हैं। आगे की जो बिंदु है वो हमारा और महत्वपूर्ण है, 2 अभाज्य संख्याओं का मस बोले तो HCF 1 होता है। तो एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा वो सम संख्या के बारे में पढ़ा कि आखिर सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर क्या है, व्हाट विल बी द डिफिनेशन ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर हम परिभाषा देख रहे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, नोट में हमने यहाँ पर यह सीखा कि सम संख्या के इकाई का अंक यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो आप उसे कह सकते हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हम सीखें विषम संख्या अर्थात ओड नंबर। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पर जस्ट सम संख्या के विपरीत देख रहे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 सम संख्याओं के बीच में भी 2 का गैप होता है, विषम संख्याओं के बीच में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 का गैप है। इसके बाद हमने यहाँ पर सीखा अभाज्य संख्या से पहले हमने यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया कि क्या होते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13
इसी प्रकार से हम तमाम उदाहरण को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे 2 हमारा अभाज्य संख्या कैसे हो गया, तो 2 के बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 है, ये 1 के पहाड़े में और स्वयं 2 के पहाड़े में ही आएगा, इसलिए हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमने अभाज्य संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किए कि यदि आपसे कोई बोले या एक नंबर में ये क्वेश्चन आए क्लास 10th में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उत्तर होगा 2। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई बोले तो 11 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितने होते हैं, तो 15। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितने होते हैं, तो 25। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। आप इसे प्रैक्टिस करके और अपने से इसे देख भी सकते हैं 2 अभाज्य संख्या को लेकर, और जब भी इसका आप मसा ज्ञात करेंगे तो हमेशा इसका मसा 1 ही आएगा। तो हम अभी इसके बारे में जाने सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम आगे की संख्या को जानेंगे, तो सबसे पहले हम इसे वास कर लेते हैं। तो अब हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या का अगर परिभाषा देखें, हमने भाज्य संख्या से पहले अभाज्य संख्या को जाना है, अब जान रहे हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो हमने यहां पर यह परिभाषा देखा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं अर्थात खुद के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे यहां पर हमने उदाहरण को अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अब यहां पर हम 2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 तो हमारा अभाज्य संख्या है, और 3 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 4 हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। फिर 6, 7 नहीं, 8, 9, 10, 11 नहीं, 12। इसी प्रकार से अपने माइंड को विकसित करते हुए अन्य प्रकार के उदाहरण को दे सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर देखें कि जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये आखिर भाज्य संख्या कैसे हैं, तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर 4 को देखें तो 4 1 के पहाड़े में तो आती ही है, उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 4 आ जाएगी, और यहाँ पर हम ये देखें 4, तो 4 खुद 4 के पहाड़े में भी आ जाती है। अब यहाँ पर ये देखने वाला बात है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे भी, तो एक और स्वयं, यहाँ पर एक और स्वयं अर्थात इन दोनों के अलावे भी किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए हमारा 4 जो है ये भाज्य संख्या होगा। अगर हम यहाँ पर 12 को देखें तो 12 जो है ये 1 के पहाड़ा में भी आ जाएगा, 12 जो है 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 12 जो है 3 के पहाड़े में भी आता है, 12 जो है ये 4 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, और स्वयं अर्थात ये 12 के पहाड़े में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक और स्वयं के अलावा भी देखिए कितनी अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए 12 हमारा ये भाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो सअभाज्य संख्या की यहां पर परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म अर्थात दो कोई संख्या होगी यहां पर, युग्म मतलब जोड़ा, वैसी संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 1 होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। हम यहाँ पर सअभाज्य संख्याओं के बारे में भी सीख रहे हैं और इसकी परिभाषा यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं कि वैसी संख्याओं का युग्म अर्थात जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 1 होता है, सअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे इसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे 2 और 3, ये दो संख्याओं का एक युग्म है और जब भी हम इसका महत्तम समापवर्त्य निकाल रहे होंगे तो इसका HCF अर्थात मस 1 आएगा। और इसका उदाहरण लिख सकते हैं, 3 और 4 लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 5 और 7 लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 8 और 9 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इत्यादि प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों संख्याओं के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर देखें HCF, तो 2 और 3 का अगर जब भी आप HCF लगाएंगे तो HCF 1 आएगा। तो हमने यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बारे में भी सीख लिया। अब जो हमारी अगली संख्या होगी वो होगी परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम यहाँ पर आगे की संख्या अर्थात 9 नंबर की संख्या जो लिख रहे हैं वो हमारी संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे बताए थे रेशनल नंबर, लिखते हैं रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से इन सभी संख्याओं के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो परिमेय संख्या को अब यहाँ पर हम परिभाषित करेंगे, लिखेंगे वैसी संख्या जिसे हम P/Q अर्थात बोले तो अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय संख्या का यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सरल शब्दों में आसान सी परिभाषा है और आप इससे पहले भी परिचित होंगे कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले 0 को ही ले लेते हैं कि 0 हमारा परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा। यहाँ पर 1 बोले तो 1 भी होगा, 3 बोले तो होगा। यहाँ पर हम बोल दें कि √4 क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। हम यहाँ पर बोल देंगे -5, बिल्कुल। यहाँ पर 7/9 बोल देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण को और यहाँ पर पेश कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए इतना ही काफी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
हमने यहाँ पर परिमेय संख्या का परिभाषा ऐसा देखा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, अगर जीरो के बारे में बात करें तो जीरो तो है, लेकिन इसके बट्टे में हमेशा किसी भी संख्या के बट्टे में एक मौजूद होती है, जैसा कि आप जानते होंगे पहले से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि p के जगह पर हमारा 0 हो जाएगा और q के जगह पर 1 हो जाएगा। परिमेय संख्या में एक बात ये भी याद रखना है कि परिमेय संख्या तब ही होगी जब q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। अगर q बराबर 0 हो गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसको आप परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कि परिमेय संख्या में p बटा q होना चाहिए, और p और q एक पूर्णांक संख्याएं होते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब हम आगे की संख्या को देखेंगे, अर्थात परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या को हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसे इरेशनल नंबर लिखते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का यहां पर भी परिभाषा देखेंगे। परिमेय संख्या का जस्ट विपरीत होगा, लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या में p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण लिखेंगे, जैसे हमने यहां पर लिख दिया √2, √3, √5 और पाई और 3.142857। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण यहाँ पर पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाला ये बात है, यहाँ पर नोट को लिखेंगे थोड़ा सा। ये जो हमने पाई लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इस बिंदु को भी याद रख लेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो इसके बाद हम जानेंगे जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, और उसी के अंतर्गत हम किसी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसे हम वास करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो आइए अब देखते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंतर्गत हम एक प्रमेय को देख रहे हैं, और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये प्रमेय ये कह रही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमारा एग्जाम्पल जो है, एक संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 40 है। अब हम इस 40 को, इसके बारे में अगर देखें तो ये 40 क्या है? अभी 40 भाज्य है। 40 भाज्य है, तभी तो इसका हम खंड कर सकते हैं। तो इसको हम अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको खंडित करें तो 40 को हम ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और इसको काट देंगे 20 बार में, फिर इसको काट देंगे 10 बार में 2 से, फिर इसे काटेंगे 2 से 5 बार में, और ये 5 है स्वयं, 5 एकम 5। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें 40 के बारे में, तो 40 का जो खंड है ये है 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 5। एक को तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि एक न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 का जो खंड यहाँ पर है ये इस प्रकार से है। तो ये 40 हमारा भाज्य संख्या है, और ये जो भी लिखे हैं ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 2, ये 2, ये सभी अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है। तो जब भी हम कोई भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर रहे होंगे, तो जो भी संख्या इधर मिल रही होंगी वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसे और भी हम स्टैंडर्ड रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 हमारे पास 1 2 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 5 एक अकेला है तो 5 के पावर 1, पावर मतलब घात, और यही हो गया हमारा आंसर। अगर और कोई अन्य संख्या को हम यहाँ पर लिखें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 120, और 120 हमारा ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो आइए दिखाते हैं, इधर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से इसे हम कर रहे हैं 120, और इसको इस प्रकार से करेंगे, आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ 60 से 2 बार में, फिर 3 बार में, ये 2 से 60 30 बार में, यहाँ पर 2 से 15 बार में, फिर ये 3 से जाएगी, 3 पच्चे 15, और 5 से 5 एकम 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जो 120 को जो अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में जो व्यक्त कर रहे हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 है और 5 1 है, ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर इसका बात ये भी समझ में आया होगा, यहाँ लिखल है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। अब बताइए 120 के, अगर 120 के अगर कोई भी व्यक्ति इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अगर खंडित करके लिखता है, तो इसको लिखने का एक और एकमात्र यही एक तरीका होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 के जगह पर कोई और अन्य संख्या आ जाएगा, यही संख्याएं होंगे। अगर इसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि 3 गुणा 4 है, 4 को हम पहले कर देते हैं और 3 को बाद में कर देते हैं, दोनों कंडीशन में आंसर जो हमारा है 12 ही आएगा। अगर हम इस संख्या को इधर उधर भी कर देते हैं तो 120 ही होगा, लेकिन क्या लिखने का, यहाँ 5 है तो 5 की जगह कोई 7 लिखा जाएगा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 जो है, 120 को हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। तो 3 हमारे पास है, ये 3 कितने, 2 जो है हमारे पास, 2 कितने हैं? 3, तो 2 की घात 3 गुना 3 कितने हैं? 1, तो 3 का घात 1, 5 1 है तो 5 का घात 1, और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते होंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इसके बाद हम और आगे की कड़ी है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे वास करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी संख्या का गुणनफल के रूप में इकाई का अंक अर्थात आखिरी अंक 0 कब आता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर हम बोले कि 2 गुणा 3 और गुणा यहाँ पर 7 लिख दिए, और आपसे ये पूछे कि बताइए कि जो भी इसका गुणनफल हमको प्राप्त हो रहा होगा इधर, क्या
उस संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। तो इसे आइए गुणा करके देखते हैं। अगर 2 से 3 में गुणा करते हैं तो 2 तिया 6 होगा, और 6 को 7 से गुणा कर देते हैं तो हमको 42 प्राप्त होगा। अगर एक और संख्या को हम यहाँ पर लिखें, गुणनफल के रूप में यहाँ पर लिखें, 2 गुणा 3 लिखे, और यहाँ पर हम फिर 3 लिख दें, और फिर यहाँ पर हम 7 लिख दें, और अब आपसे पूछे कि बताइए कि जो भी इसका गुणनफल आ रहा होगा, क्या इसका इकाई अंक शून्य होगा? तो आइए गुणा कर लेते हैं। 3 जब आप इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको 126 प्राप्त हो रहा होगा। यहां पर भी क्या इसका इकाई अंक शून्य आया? तो नहीं आया, नो। क्या यहां पर भी शून्य आया था? तो यहां पर भी हमको इकाई का अंक अर्थात आखिरी अंक शून्य प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर हम एक बिंदु को बना रहे हैं, और इसे आप ध्यान से देखिएगा। 2 गुना 3 गुना 2, और फिर गुणा यहाँ पर 5 लिख दिए, और फिर यहाँ पर 7 लिख दिए। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या इन सभी संख्याओं को जो हम गुना करेंगे तो क्या इसका इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा या नहीं। तो इसको हम सबसे पहले गुणा करते हैं। यहाँ पर अगर गुना करें तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 पच्चे 60 हो जाएगा, और 60 को हम 7 से गुना कर देते हैं तो 6 सत्ते 42, और 0 लास्ट में लगा देंगे, 420। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि हमारा जो इकाई अंक अर्थात आखिरी अंक है, ये हमें शून्य प्राप्त हो गया, शून्य हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि किसी भी संख्याओं का गुणनफल के रूप में इकाई अर्थात आखिरी का अंक शून्य कब आता है। तो हम यहाँ पर देखें, एक बात यहाँ पर जरूर समझ में आया होगा कि यदि यहाँ पर लिखेंगे किसी भी निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष हमारा यहाँ पर ये निकल रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे निष्कर्ष अर्थात इसका परिणाम क्या निकला, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसको निष्कर्ष ये यहाँ है कि किसी संख्या का गुणनफल के रूप में शून्य तब आता है जब गुणनखंड में 2 के साथ 5 भी होता है, अर्थात 2 गुने 5 होता है। अगर गुणा के रूप में कितना भी बड़ा संख्या का एक समूह लिखा गया है और उसमें कहीं भी 2 और 1 5 दिख जाए, तो आप उसे कह सकते हैं कि इसका जो भी गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा होगा उसमें हमारा जो इकाई का अंक होगा वो शून्य होगा। तो हमने यहाँ पर सीखा किसी भी संख्या का गुणनफल के रूप में इकाई का अंक शून्य कब आता है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएं, जैसे हम यहाँ पर 2, 3 और 7 को जब गुणा कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन हम एक संख्या का समूह इस तरह से गुणा के रूप में जब लिए तो इसका जो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ, इसका इकाई का अंक हमें शून्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर सोचने वाला ये बात है कि आखिर इकाई का अंक शून्य हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 और 5, ये 2 बोल सकते हैं या ये 2, कहीं पर भी 2 और 5 अगर दिख जाए गुणा में तो इकाई का अंक शून्य प्राप्त होगा। यही बात को यहाँ पर हमने निष्कर्ष में लिखा कि किसी संख्या का गुणनफल के रूप में शून्य तब आता है जब गुणनखंड में 2 गुने 5 होता है। तो इसके बारे में हम समझे अच्छे से। अब इससे संबंधित एक सवाल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम एक बार फिर से वास कर लेते हैं। तो अब शून्य से संबंधित हम
एक उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में ये लिखा गया है सवाल, और ये VBI है। ऐसे ऐसे प्रश्न उदाहरण के जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ पर तमाम प्रकार के संख्याओं को जब हम पढ़े तो यहाँ पर काम आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या, यहाँ पर आया प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या से संबंधित तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े वो आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। आगे है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो इसके बारे में हमने अभी पीछे ही तुरंत देखा कि शून्य कब होता है, तो जब गुणनखंड के रूप में 2 और 5 मौजूद होते हैं तो इकाई का अंक जो है वो शून्य प्राप्त हो रहा होता है हमें। तो हम इसे करेंगे सॉल्व और लिखेंगे SOLVE सॉल्व। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पर दिया है 4n, तो 4n को यहाँ पर 4 को हम ऐसे खंडित कर सकते हैं 2 गुना, अभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा इसको हम चेंज करके ऐसे लिखे हैं, खंडित करके लिखे हैं 4 को। लेकिन यहाँ पर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि n एक प्राकृत संख्या है, अर्थात n बराबर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6, इसी तरह से अनंत तक। अब यहाँ पर देखिए, अगर n एक प्राकृत संख्या है तो अगर 4 के पावर 1 अर्थात 4 का घात 1, 4 का घात 2, 4 का घात 3 और इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 4 का घात n, तो बताइए जब इसका हम 4 के घात 1 करेंगे तो 4 ही होगा। 4 का घात 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का घात 3 अर्थात 4 का क्यूब आप सभी जानते हैं 64 होगा। बताइए क्या इसका इकाई अंक शून्य आ रहा है? तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है कि 4n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो आइए इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर देखें 4 को हम खंडित जब किए तो 2 गुने 2 है और ये पावर तो n है तो रहेगा ही। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ 4n बराबर 2 गुने 2 के गुणनखंड में अर्थात 4n के गुणनखंड में दो है, संख्या 2 है, संख्या 2 है, 5 नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य होने के लिए गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना जरूरी होता है। अतः यह संख्या 4n शून्य पर समाप्त नहीं
होगा। ये जो हमारा था, ये कॉन्सेप्ट के अंदर था, ये हमारा सोल्व है। तो आइए एक बार फिर से इसको हम समझाते हैं। जैसे यहां पर था कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो 4n, 4 को 2 गुने 2 ही लिख सकते हैं। और यहाँ हम इसको इस तरह से लिखें कि यहाँ 4n बराबर 2 गुने 2 इसका पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 है, 5 नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य होने के लिए गुणनखंड में 2 गुने 5 का होना अति आवश्यक होता है, अतः यह संख्या 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम वास्तविक संख्याएं से संबंधित तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में जाने और हमने कुछ टॉपिक के ऊपर महत्वपूर्ण बातें की। अब आगे की जो टॉपिक होगा, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा एलसीएम ज्ञात करना। हमारा जो आगे की जो टॉपिक है वो ये है टॉपिक कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF अर्थात मस और एलसीएम अर्थात लस को ज्ञात करना। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे मस लिखते हैं शॉर्ट में। और एक है LCM। यहाँ पर LCM का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य होता है या लघुत्तम समापवर्तक कहीं कहीं लिखा होता है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM को ज्ञात करना। तो HCF को हम ऐसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे निम्न घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में मौजूद हो, उभयनिष्ठ संख्या। और एलसीएम में हमारा होगा उच्च घात वाला सभी संख्याएं, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहां पर एक उदाहरण की मदद से आपको ये बता रहे हैं। उदाहरण एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण। जैसे हमने यहां पर बोल दिया कि 24 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके बताइए। तो आसान सा है, इसको ज्ञात कर पाएंगे हम। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिदम तो इसमें अब सीखना नहीं है, एनसीईआरटी न्यू बुक वाला में। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम इसको सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 स्वयं 3 से, 3 एकम 3, और 50 खंड कर सकते हैं आप। 2 दूनी 4, 1 बचा तो 10 के यहाँ 0 के साथ 10 हो गया। ऐसे भी 25 दूनी 50 होता है, ये 5 से जाएगा, 5 25 होता है, 5 एकम 5। हमने यहाँ पर ऐसे किया है, जैसे 24 है, 24 का खंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमने यहाँ पर 50 को ऐसे खंडित किया है 2 गुणा 5 गुणा 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास 3 है तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, 2 के घात 3 गुना 3 कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 लिख देंगे। हमारे पास 2 1 है तो 2 के पावर 1, और 5 2 है तो 5 के पावर 2। अब आसान सा बात है HCF अर्थात मस को बता देना। आप ऊपर में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है HCF निम्न घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। बताइए निम्न घात वाला उभयनिष्ठ, सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या कौन है? तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन निम्न घात वाला कौन है? तो ये है। तो लिख देंगे 2 के पावर 1 अर्थात हमारा HCF 2 होगा।
और कोई संख्या तो उभयनिष्ठ है नहीं। उसके बाद एलसीएम अर्थात बोले तो लसा, लघुत्तम समापवर्त्य। अब लसा कौन होगा, यहां पर देखिए लिखा है उच्च घात वाला सभी संख्याएं, तो दो दो, इसमें उच्च घात कौन है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना सभी संख्याएं, तो 3 के पावर 1, फिर 5 के पावर 2 लिख दिए। अब 3 का घन 3 के पावर 3 2 के पावर 3 है, तो 2 का घन कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा, गुणा 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 25 होता है। इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो आएगा 600। अर्थात हम एचसीएफ भी ज्ञात कर लिए और एलसीएम भी ज्ञात कर लिए इसकी मदद से, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए उपयोगी है। तो अब हम आगे इससे संबंधित अन्य प्रकार की संख्याओं को समझेंगे। जब हम प्रश्नवाली 1.1 को बना रहे होंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अनेक प्रकार की संख्याओं को सोल्व करेंगे। तो अब देखेंगे हम आगे की टॉपिक, और ये हमारा टॉपिक है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मसा और एलसीएम अर्थात लसा में संबंध। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका सबसे पहले तो सूत्र को देखेंगे, और सूत्र देखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसे अच्छे से हम लिखेंगे। यहां पर इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या को हम ए लिख सकते हैं गुना दूसरी संख्या को अगर बी मान ले तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। शॉर्ट में हम इसे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, पर हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर है। हम इन दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। तो इससे संबंधित हम एक उदाहरण को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल को लिख रहे हैं। पहला है हमारा यहाँ 12 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 और 3 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 है तो 2 के पावर 2 और गुणा 3, 1 है तो 3 के पावर 1, फिर 20 है तो 20 को जब आप खंडित करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो आप पाएंगे 2 गुणा 2 और 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, 5 एक बार है तो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ अभी हम पीछे के अभी एचसीएफ के बारे में हम पीछे जाने थे कि एचसीएफ क्या होता है, तो निम्न घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। तो 2 के पावर 2 यहाँ है, 2 के पावर 2 या इसको ले लीजिए या इसको उठा लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 के पावर 2। ऐसा नहीं कि हम ये लिख रहे हैं ये छोड़ दिए हैं, इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ संख्या है। तो 2 के पावर 2 अर्थात 4 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अगर इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर इसको प्रयोग करें तो एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर ये लिख लिया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है सूत्र, एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यही पहली संख्या है तो 12 गुना और दूसरी संख्या कितना है 20। एचसीएफ तो हम निकाल चुके हैं 4 है, गुना एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर 12 गुना 20 है, वैसे ही रहने देते हैं। एलसीएम के साथ 4 गुणा में है, इधर आएगा भागा में, तो एलसीएम बेचारा यहाँ हो गया अकेले। 4 से 12 काट दीजिए या 20 को काट दीजिए, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब बताइए एलसीएम बराबर 12 पचे कितना हो जाएगा 60। बताइए समझ में आया या नहीं। तो
इससे संबंधित हम एक और सवाल को बताएंगे। जैसे सवाल हमारा है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, यदि ए और बी का मस 12 है, मस अर्थात HCF, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इन संख्याओं का LCM अर्थात लसा क्या होगा? बताइए, बना पाएंगे? आराम से बना पाएंगे? सॉल्व। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है। भैया क्या क्या दिया है? दिया है A और B अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का मस बोले तो HCF दिया है और वो है 12। उसके बाद A और B अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और वो कितना है? 3600। हमें ज्ञात करना है A और B का अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM अर्थात लसा ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आराम से ज्ञात कर पाएंगे। लिखेंगे सूत्र से। सूत्र हमारा ये है कि पहली संख्या अर्थात A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो बताइए A और B अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? तो 3600 दिया हुआ है, बराबर HCF अर्थात मसा हमको पता है 12 है, हमको LCM ही ज्ञात करना है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आसान सा है। 3600 इधर है, LCM के साथ 12 गुणा में है, इधर आ जाएगा भागा में, LCM फिर इधर अकेला हो गया। जिसका मान निकालना है उसको अकेला ही छोड़ देंगे। अब 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम भी यहाँ पर बैठा देंगे, अर्थात LCM बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 300। और तो आज का वीडियो हमारा हुआ यहीं पर समाप्त, और हमने वास्तविक संख्याओं से संबंधित तमाम प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे और अनेक प्रकार के संख्याओं के बारे में जाने। और एक हमारा और टॉपिक बच गया, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो जब हम प्रश्न वाली 1.2 को बना रहे होंगे तो उससे पहले हम इसको सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम प्रश्न वाली 1.1 को अच्छे से बनाएंगे। तो अब हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।